Article 14 is talking about equality before law and equal protection of law. ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं. इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता, कि मैं एक तरीके से ट्रीट कर रही हूँ, डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ. दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. लॉ के आगे हर एक इक्वल है. कोई भी बंदा लॉ के आगे अलग नहीं है दूसरे से, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी हो. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा. लॉ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस को मेरी ज्यादा प्रेफर करेगा, या फिर लॉ आपका किसी भी ऐसे ग्रुप को ज्यादा प्रेफर करेगा ओवर अदर ग्रुप जो कि डिजर्विंग नहीं है उसका. ठीक है, डिजर्विंग इन द सेंस कि देयर माइट बी सर्कमस्टांस जहां पे देयर इज दिस वन ग्रुप व्हिच रिक्वायर्स सर्टेन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ केयर. जैसे अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दूं, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, बिकॉज चिल्ड्रन को मुझे प्रोटेक्ट करना है. चिल्ड्रन do not have the same level of mental capacity as an adult. That is why I have to treat them differently, right? We'll come to that also. So Article 14 is talking about equality before law and equal protection of law. Law की नजरों में हर एक बंदा एक समान है और law equally सभी को protect करेगा. ठीक है? Now the very starting of Article 14 is saying that state has to ensure this thing कि equal protection of law और equality before law हो. ठीक है? किसके लिए है ये? The word mentioned in Article 14 says person. ठीक है? When we are interpreting constitutional law, we have to understand one thing कि जब भी फंडामेंटल राइट के सेक्शन में आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी आर्टिकल सिटीजन वर्ड मेंशन कर रहा है, जैसे आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेंशनिंग द वर्ड सिटीजन एज इन कि ये राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है. ठीक है, जो नॉन सिटीजन है, जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, उनको ये राइट नहीं मिला हुआ. सिर्फ रेजिडेंट्स और सिटीजन्स में क्या फर्क है? रेजिडेंट अगर मेरा सिटीजन है उसे मिलेगा राइट, अगर रेजिडेंट सिटीजन नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा राइट. ठीक है, ये राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. बट आर्टिकल 14 इज मेंशनिंग द वर्ड पर्सन. तो पर्सन यूजुअली मींस कि सिटीजन एंड योर नॉन सिटीजन्स. नॉन सिटीजन्स में भी कौन? जो मेरे फ्रेंडली एलियन है. ठीक है, कोई एनिमी कंट्री का एलियन नहीं, फ्रेंडली एलियंस मेरे. बट आर्टिकल 14 का राइट आपके किस पर्सन के लिए? दो तरह के. एक तो नेचुरल पर्सन. ठीक है, नेचुरल पर्सन्स के अंदर आ गए आपके सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स जो आपके फ्रेंडली एलियन है, और आर्टिफिशियल पर्सन या जुरिस्टिक पर्सन. नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल और जुरिस्टिक पर्सन? देखो, लॉ में कई बार हमें ऐसा प्रिज्यूम करना पड़ता है दैट यू आर अ पर्सन व्हेन यू आर नॉट अ पर्सन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को मैंने रेंट करा. मैं कौन हूँ? मैं सीएल एडुकेट हूँ. मैंने इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर को रेंट करा. तो रेंट एग्रीमेंट में दीपिका का नाम नहीं लिखा, रेंट एग्रीमेंट में तुम्हारा नाम नहीं लिखा, तुम्हारा नहीं लिखा, रेंट एग्रीमेंट में किसका नाम लिखा? सीएल एडुकेट का. बट डू यू थिंक कि सीएल एडुकेट व्हिच इज अ कंपनी, वो कंपनी उठ के गई थी क्या रेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए? इज इट पॉसिबल कि एक कंपनी उठ के जाए और कोई रेंट एग्रीमेंट साइन करे? क्या पॉसिबल है ये मेरे लिए करना? कोई कंपनी तो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, दैट इज अ कंपनी. तो बिल्डिंग कैसे उठ के जा सकती है कोई साइन करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, राइट? तो अगर रेंट एग्रीमेंट पे नाम लिखा है सीएल एडुकेट का, तो कोई ना कोई बंदा गया होगा सीएल एडुकेट के नाम पे साइन करने, राइट? जो कि सीएल का रिप्रेजेंटेटिव है ना? तो इसे हम कहते हैं कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये कंपनी करियर लॉन्चर ये एक आर्टिफिशियल या जुरिस्टिक पर्सन है, कि लॉ जो है वो कह रहा है कि मैं ऐसा मान के चलूंगा ये तो कोई पर्सन है. ठीक है, एक लीगल आइडेंटिटी मैं उसे दे रही हूँ कि आप मेरे लिए लॉ की नजरों में एक पर्सन हो. तो आपको कुछ राइट्स मैं अफोर्ड कर दूंगी, वहां पे कुछ राइट्स मैं आपको दे सकती हूँ कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है खरीद सकते हो, लीज पे ले सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, कैसे भी. ठीक है, तो कुछ बेसिक राइट्स देने के लिए, लॉ को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं एज्यूम कर लूंगी आप एक पर्सन हो. ठीक है, तो मैं अब नेचुरल पर्सन नहीं हूं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं जुरिस्टिक पर्सन हूं. जुरिस्टिक एज इन सिर्फ लॉ की नजरों में मैं एक इंसान की तरह हूं. ठीक है,
तो आर्टिकल 14 का राइट मेरे जुरिस्टिक पर्सन को भी है, यानी कंपनी को भी है। तो कोई कंपनी क्लेम कर सकती है कि आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप इस वाली कंपनी को तो सपोर्ट कर रहे हो पर मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये चीज एक कंपनी भी क्लेम कर सकती है, और कंपनी के बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसका सीईओ हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई जो ये चीज क्लेम करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ दैट यू आर अ जुरिस्टिक पर्सन, यू आर एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज है मेरे पास जिसमें मुझे ये पूछना पड़ेगा दैट आर यू अ जुरिस्टिक पर्सन और नॉट। अब जब भी मुझे ये क्वेश्चन पूछना होता है क्या आप जुरिस्टिक पर्सन हो या नहीं हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं यूज करती हूँ, एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। क्या आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या बेच सकते हो, मैं ये पूछूंगी आपसे। ठीक है, क्या आपके पास राइट है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का? लेट अस सी मेरे पास राइट है या नहीं है। देखो, कंपनी तो प्रॉपर्टी खरीद सकती है बेच सकती है, ऑब्वियसली चीज है। हम लोग जिस बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे बैठे हैं वो फ्लोर किसी ना किसी ने रेंट पर लिया है, कंपनी ने रेंट पे लिया है। तो मुझे पता है कि कंपनी तो जुरिस्टिक पर्सन होती है, वो तो लेती है रेंट पे, बिल्डिंग्स को खरीदती है, बिल्डिंग्स को बेचती है, राइट। अब लेट मी आस्क यू, क्या आपका पेट, आपका डॉग, आपकी कैट, आपका पैरट, क्या वो कोई बिल्डिंग खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं? पता नहीं, जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ इट इन दिस वे। एक कॉमन सेंस लगाओ कि क्या मेरा डॉग कल को जाके बोल सकता है कि ये बिल्डिंग मेरे नाम करो? हो सकता है? आर यू श्योर कि मैं किसी डॉग के नाम पे बिल्डिंग करूं? मूवीज मत देखो, मूवीज थोड़ी कम देखो। ठीक है, जो मेरा पेट होता है, कुछ लोग हैं जो बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने पेट से, बोलते हैं मेरा बेटा है। ठीक है, पर वो बेटा नहीं है आपका, पेट मेरी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जो जानवर है, एनिमल्स होते हैं, वो प्रॉपर्टी की तरह देखे जाते हैं। अगर किसी ने अपनी गाड़ी से मेरे डॉग को हिट किया और मेरे डॉग की डेथ हो गई, तो मैं ये नहीं कहूंगी आपने मर्डर किया है। ठीक है, अगर आप मेरे बेटे को हिट करते हो और उसकी जान चली जाती, मैं कहती मर्डर किया है। पर आपने मेरे पेट का मर्डर नहीं किया, आपने मेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करा, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का मेरे पे केस चलेगा। ठीक है, तो पेट का स्टेटस जो है प्रॉपर्टी की तरह है, तो वो जुरिस्टिक पर्सन नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी खुद दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, राइट। ओके, देन अगर मैं स्लेव्स की बात करूं, पहले होते थे स्लेव्स, क्या कोई स्लेव कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है या बेच सकता है? पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो खुद ही क्या है, प्रॉपर्टी है। वो खुद किसी की प्रॉपर्टी है, लोग स्लेव्स को खरीदते थे बेचते थे। तो अगेन एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी ना तो खरीद सकती है ना बेच सकती है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट, यू मस्ट हैव विजिटेड सम ऑफ द हिंदू टेम्पल्स, जैसे राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ था, देखा था तुमने? देखा था कुछ। अच्छा, गए नहीं हो अभी। तो राम मंदिर के अंदर जो राम जी की मूर्ति है, उसको लेट से मैं कुछ वहां पे डोनेशंस भी दे रही हूँ, वहां पे मैंने लेट से सोना कुछ चढ़ाया, कुछ ज्वेलरी चढ़ाई, तो वो ज्वेलरी किसकी है? क्या वो राम मंदिर में जो राम की मूर्ति है उसकी है? क्या वो मूर्ति प्रॉपर्टी खरीद सकती है बेच सकती है? राम मंदिर किसके नाम पे है? राम मंदिर एक प्रॉपर्टी में बना है, एक एरिया में बना है, लैंड पे बना है, राइट। तो वो जमीन किसकी है, किसके नाम पर है वो जमीन? मंदिर के नाम पर है, पर मंदिर तो खुद ही एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट दिस अगेन? राम मंदिर की जब स्थापना हुई थी, तो जब उनकी राम लला की मूर्ति रखी गई थी, तो एक छोटी सी सेरेमनी हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी, सुना था? ओके, सो प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी बेसिकली क्या बोलती है कि ये मैंने मूर्ति रखी, ये तो पत्थर से बनी है ना, ये तो बस पत्थर है। तो प्राण प्रतिष्ठा के थ्रू मैं कह रही हूँ कि मैं आपके अंदर जो है, ये पत्थर के अंदर, मूर्ति के अंदर भगवान को बुला रही हूँ कि आप अब यहाँ पे आके वास करो। ठीक है, आप अपने प्राण इस मूर्ति के अंदर डालो, आप अपनी पावर्स इसके अंदर डालो। प्राण प्रतिष्ठा मैंने करी, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इस मूर्ति के अंदर राम भगवान आ गए, ऐसा मैं मान रही हूँ। ठीक है, तो हिंदू जो है वो अपने टेम्पल्स में जो मूर्ति है, जैसे आपकी इवन वैष्णो देवी की अगर हम बात करें, तीन जो है वो पिंड रखे हुए हैं। ठीक है, तीन पत्थर की शिलाएं हैं, वो बस देखने में आपको प्योर पत्थर लगेगा, पर हम कहते हैं कि उसके अंदर हमारी देवियों का वास है ना। तो हिंदू मान के चलते हैं कि जो हमारे मंदिर है उसके अंदर जो हमारे मूर्तियां हैं वो हमारे भगवान हैं। भगवान जगन्नाथ को जो है लेकर जाया जाता है, पूरी रथ यात्रा करवाई जाती है, राइट।
ऐसे ही आपकी जो है दंतेश्वरी माता है जो छत्तीसगढ़ में है, उनको जब आपका ये दशहरा का फेस्टिवल आता है तो उस समय पूरा उनकी यात्रा निकाली जाती है, उनको लेकर जाया जाता है, घुमाया जाता है पूरे एरिया के अंदर, बस्तर के अंदर जो है उन्हें घुमाया जाता है। तो अगर मैं किसी मूर्ति को घुमा रही हूँ, क्या मैं पत्थर को घुमा रही हूँ? नहीं, मैं भगवान को घुमा रही हूँ, मैं भगवान को दिखा रही हूँ कि देखिए अपना राज्य देखिए, आप देखिए आपके भक्त कैसे हैं, राइट। तो मंदिर के अंदर जो भी मेरी मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मैं उसको भी जुरिस्टिक पर्सन मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये किसी लॉ की नजरों में ये इंसान की तरह है, तो वो अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्टली ये नहीं कर सकते तो वो एक ट्रस्ट के थ्रू ये करते हैं, राइट। तो ये मंदिर के यूजुअली ट्रस्ट होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, जिसके थ्रू ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि जो आपके पास चंदा है, जो लोगों ने श्रद्धा से अपने चढ़ाया है, जो भी डोनेशन दिए हैं, उसका मुझे क्या करना है, कौन कितना पैसा मैं कहाँ लेके जाऊंगी, क्या करूंगी, वो हर एक चीज जो है आपकी ट्रस्ट के थ्रू डिसाइड होती है। तो मंदिर में रखी मूर्ति जो है जुरिस्टिक पर्सन है। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी अगर तुमने कभी कोई सी गुरुद्वारे में गए हो तो यू विल सी कि वहां पे प्रॉपर उन्हें जो है सुलाया जाता है, जगाया जाता है, उनको पंखा करते रहते हैं दो लोग बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब जी को, विच इज अ बुक, होली बुक जो है, ठीक है। पर उसे एक इंसान की तरह रखा जाता है, जैसे कि इंसान सोता है, जगता है, अपनी डेली दिन का काम करता है और उसे पंखा हम कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जी को करा जाता है। तो वो भी क्या है, जुरिस्टिक पर्सन है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एंटिटीज हैं। अनबॉर्न चाइल्ड की अगर मैं बात करूं, एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्या मैं उसको प्रॉपर्टी दे सकती हूँ? पैदा ही नहीं हुआ है वो, क्या वो जुरिस्टिक पर्सन होना चाहिए? एडवांस में कर दे तो पॉसिबल। एडवांस में कर दो इफ पॉसिबल। अच्छा मैं कहूँ कि तुम्हारा जो भी बेटा होगा, उसका जो बेटा होगा, मैं उसके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर रही हूँ, व्हाट इफ तुम कल मर गए? तो मैं, अच्छा पर लोग तो करते हैं ना ऐसे नाम, ये मेरी बहू है, इसका बेटा होने वाला है तो मेरी ये वाली जमीन इस बच्चे के नाम में कर दूंगा। फिर वो डिसाइड करते हैं, वो नाम तो बाद में करते हैं ना, आई गेस। देखो अनबॉर्न चाइल्ड के पास ना लिमिटेड राइट होते हैं, ठीक है। लिमिटेड राइट इन द सेंस कि जब मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये बच्चा एग्जिस्टेंस में आया है? एग्जिस्टेंस में इन द सेंस कि अगर मैं कह रही हूँ तुम्हारे बेटे का बेटा, तुम्हारा तो बेटा ही नहीं पैदा हुआ अभी, तो उसका बेटा एग्जिस्टेंस में है नहीं है, तो मैं उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ, लेट्स से योर वाइफ इज प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड, मैं अब उस बच्चे के नाम, वो एग्जिस्टेंस में आ गया है ना, तो मैं उस बच्चे के नाम प्रॉपर्टी कर सकती हूँ विद अ कंडीशन। लिमिटेड है ये राइट, कंडीशन क्या है कि वो बच्चा जिंदा पैदा होगा, ठीक है। द कंडीशन है कि वो बच्चा जिंदा पैदा होगा, वो जिंदा पैदा हो गया तो प्रॉपर्टी मेरी उसके नाम हो जाएगी। अगर वो बच्चा फॉर सम रीजन अनफॉर्चुनेटली जिंदा पैदा नहीं होता, बीच में ही या तो मिसकैरेज हो जाता है या फिर वो बच्चा फॉर सम रीजन, सम मेडिकल इशू, वो जो है स्टिल बॉर्न पैदा होता है, तो वो प्रॉपर्टी बच्चे को नहीं जाएगी, वापस मेरे नाम पे हो जाती है, ठीक है। तो लिमिटेड राइट्स है अनबॉर्न चाइल्ड के पास। ऐसे ही 24 वीक्स के बाद राइट टू लाइफ आ जाता है मेरे फीटस के पास, ठीक है। 24 हफ्ते के अंदर अंदर तो मैं अबॉर्ट करवा सकती हूँ उसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग, बट उसके बाद उस बच्चे के पास भी राइट टू लाइफ आ गया है। अब वो बच्चा भी क्लेम कर सकता है कि मेरे पास जिंदा रहने का अधिकार है और आप मेरा राइट टू लाइफ मुझसे नहीं छीन सकते, ठीक है। तो अब 24 वीक्स के बाद मैं लीगली उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती। इफ बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट और सम मेडिकल रीजन द चाइल्ड डज नॉट सर्वाइव, वो अलग केस है, बट मैं टर्मिनेट नहीं करवा सकती उसको, ठीक है। तो आपका जुरिस्टिक पर्सन जो है बेसिकली एक एंटिटी है जिसको लॉ अपनी नजरों में क्या मान गए कि ये एक इंसान, ठीक है। अब आर्टिकल 14 का राइट जो कि कह रहा है राइट टू इक्वालिटी, कि आप सभी को जो है समान तरीके से ट्रीट करा जाएगा और आप सभी को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगी, ये राइट मेरा एब्सोल्यूट नहीं होता। मेट्रो में ट्रैवल करा है? मेट्रो में 2 सीट्स लेडीज के लिए रिजर्व होती है यूजुअली, एक बेंच के अंदर, एक तो पूरा डब्बा रिजर्व होता है लेडीज के लिए, राइट। तो क्या यहाँ पे आदमी ये क्लेम कर सकता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारा राइट टू इक्वालिटी कहाँ है? क्लेम करते ही हैं, पर क्या वो वैलिडली क्लेम कर सकते हैं?
एज इन की लॉ सुनेगा उनके इस क्लेम को कि हाँ बात सही कर रहे हैं? नहीं सुनेगा लॉ। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 14 कह रहा है कि एक तरीका है जिसके थ्रू तुम इक्वल ट्रीट ना करो, दो क्लासेस को अलग तरीके से ट्रीट करो, ठीक है? वो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का तरीका, ठीक है? जहां पे समझ आता है कि ये क्लास को जरूरत है अलग से ट्रीट होने की, मैं उसको अलग ट्रीट करूंगी। जहां मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई इस क्लास को अलग ट्रीट करना ही क्यों है, वहां मैं नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि देखो, लॉ का काम होता है कि मुझे जो वीकर क्लासेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। बिटवीन एन अडल्ट एंड अ चाइल्ड, कौन सी क्लास ऐसी है जिसको ज्यादा हेल्प की जरूरत है? चाइल्ड को ज्यादा हेल्प की जरूरत है, ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। अडल्ट सोच समझ के काम कर सकता है, पर एक बच्चा उतना शायद सोच समझ के काम नहीं कर सकता है कोई। जितना एक अडल्ट जो है अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस करेगा, उससे ज्यादा चाइल्ड फेस करेगा, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल है। तो मैं बच्चों के लिए स्पेशल लॉज बना दूंगी कि इस केस में बच्चों के लिए ये एक स्पेशल मैंने लॉ बनाया है जो उन पर अप्लाई करेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपका क्या बोलता है? देखो, अगर कोई अडल्ट सोच समझ सकता है, उसको पता है मैं क्या एक्ट कर रहा हूँ, मेरे एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और मेरा एक्ट एक ऑफेंस है, ये सब सोचते समझते हुए वो किसी और की जान ले लेता है, तो मैं कहूंगी कि तुम्हें सब पता था तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज पता थे, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, राइट? पर वहीं पे एक बच्चा है, वो किसी की जान ले लेता है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, बच्चे ने क्यों जान ली? लेट्स से कोई 12 साल का बच्चा है, वो किसी की जान क्यों लेगा? 12 साल का बच्चा अगर किसी की जान ले रहा है, चाहे वो बोल रहा है अपने मुंह से कि मुझे इसकी जान लेनी है, मैं इसको मार दूंगा, जान से मार दूंगा, क्यों बोला होगा उसने ये? क्यों एक्शन करा उसने ये? हो सकता है या तो उस बच्चे के ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, उसको कोई बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली टॉर्चर हुआ है वो बच्चा, है ना? या फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि उसकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हुई है कि उसे ये एक्ट नॉर्मल लग रहा है। अस्सी, लेट्स से कोई गैंगस्टर का बेटा है। अब जो बच्चा है, गैंगस्टर का बेटा जो भी है, जो बच्चा है, वो डेली देख रहा है कि मेरे पापा तो किसी का भी खून कर देते हैं, मेरे पापा किसी को भी उड़ा देते हैं। हर बच्चे के लिए, एज लॉन्ग एज उसके पेरेंट उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं उसे, हर बच्चे के लिए उसका पेरेंट हीरो है। तो क्या कोई छोटा सा बच्चा ये सोचेगा कि नहीं पापा गलत काम कर रहे हैं, ऐसे शायद लोगों को मारना नहीं है? उसे क्या पता? वो डेली देख रहा है कि यार पापा मारते हैं लोगों को और बाकी सब घर वाले नॉर्मल हैं, पापा को उल्टा प्रेस करते हैं दादा, है ना? तो पापा तो कुछ गलत नहीं कर सकते, तो टॉफी लाते हैं, मेरे टॉयज लेकर आते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, तो पापा गलत नहीं कर सकते। तो बच्चे के नजरों में पापा हीरो है, तो वो पापा के एक्शंस को भी क्या मानेगा कि ये ऐसे ही करते होंगे, ये सही है एकदम, राइट? तो वो बच्चा बड़े होके ज्यादा सब्सेप्टेबल है कि क्राइम करेगा, राइट? वो भी बड़ा होके मारेगा लोगों को, बोलेगा कि हाँ पापा भी मारते मैं भी मार सकता हूँ, है ना? या हो सकता है लेट्स से कोई बच्चा है, उसने चोरी करी, क्यों चोरी करी, क्यों चुराया उसने ये? भूखा था बेचारा, 10 दिन से खाना नहीं खाया है, अगर और नहीं खाना खाएगा मर जाएगा। तो अगेन उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लॉ को, स्टेट को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उसको खाना देना चाहिए था। अगर वो बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं है उसका ख्याल रखने वाला, तो स्टेट को उसका ख्याल रखना चाहिए था। स्टेट का काम है कि जो स्टेट में बच्चे हैं उन्हें पिता की तरह उनको जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करे। तो स्टेट की गलती है कि उसने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं किया, राइट? तो यहाँ पे अगर कोई जानबूझ के, लेट्स से मैं, तुम्हारी ये 2 करोड़ की वॉच है, मैंने चुरा के बेच दी कि मुझे पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ एक बच्चा जिसने ब्रेड चुरा के खा ली, किसका एक्शन ज्यादा हीनियस है? ऑब्वियसली अडल्ट का एक्शन हीनियस है। उसने किसी की वॉच चुराई अपने गेन के लिए, रॉन्गफुल गेन के लिए। वेयर बच्चा सिर्फ सरवाइव करना चाहता है, तो इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं कि पैसे नहीं है, गरीब है बच्चा, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। नॉट टू से कि सब गरीब बच्चे कर रहे हैं, बट जिस सिचुएशन में ये बच्चा था, समझ आ रहा है, 10 दिन से खाना नहीं खाया, छोटा बच्चा है, ब्रेड चुरा के खा ली, उसको नहीं पता मैं क्या एक्ट कर रहा हूँ क्या नहीं, भूखा है वो, राइट? तो ऐसे बच्चे को क्या मैं खूंखार क्रिमिनल्स के साथ जेल में बंद कर दूं? डजंट मेक सेंस, है ना? खूंखार क्रिमिनल से आप बंद करोगे वो और गलत संगति में पड़ेगा। इस बच्चे को मेरी ड्यूटी है कि मैं इसे सुधरने का मौका दूं, मैं इसे सही राह दिखाऊं, मैं बताऊं कि बेटा ये एक्ट जो करा आपने वो गलत करा है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये चीजें गलत होती है। मैं जो गलत इन्वायरमेंट में वो है उससे उसको बाहर निकालूं, उसे सुधरने का मौका दूं, और फिर मैं उसे एक मौका दूं कम से कम कि तुम सोसाइटी में वापस री एंटर करो, और
दोबारा से कोशिश करो इस सोसाइटी में जो है जीने की। अब मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये कंडक्ट सही है, ये कंडक्ट गलत है, तो अब गलत वाला कंडक्ट मत करना। एक मौका तो देना चाहिए मुझे उसको। अब वो मौका लेने के बाद भी उसने गलती करी तो मैं उसे पनिश कर सकती हूँ कि हाँ नहीं आप तो सुधरना ही नहीं चाहते हो। अब आपको पता था आपका एक्शन गलत है तब भी आपने करा, बट एक मौका तो देना चाहिए। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो कह रहा है कि अगर बच्चा कोई क्राइम करता है, सोच समझ है बच्चे को, उसने कोई क्राइम करा तो उसे सुधरने का एक मौका, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, उसे खूंखार क्रिमिनल उसका जेल में बंद नहीं करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस केयर होम्स बनाए मैंने कि यहाँ पे बच्चे को मैं सुधरने का मौका दूंगी, उसे कंडक्ट बताऊंगी ये सही है ये गलत है, और फिर सोसाइटी में री एंटर करने का मौका दूंगी। ठीक है, दैट इज वाई मैंने बच्चों के लिए एक सेपरेट लॉ बनाया। पर क्या अडल्ट बोल सकते हैं नहीं नहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, हमें खूंखार सजा, इस बच्चे को कम सजा, ऐसा क्यों? बीच में देयर वाज दिस मीम दैट वाज रियली वायरल, एक 16-17 साल का कोई लड़का था जिसने एक्सीडेंट करा था लोगों का, और उस लड़के को कोर्ट ने बोला कि आप एक ऐसे लिखो और फिर आपको बेल दे देंगे। बहुत मीम उसकी वायरल हुई थी, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि अरे हाँ ऐसे लिखकर आप बच जाओगे ऐसे। पर देखो वो जो लॉ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो कह रहा है कि बच्चों के लिए बेल की कंडीशन कम होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा करोड़पति का बेटा नहीं है ना, कुछ बच्चे गरीब भी हैं। वो कहाँ से इतनी स्ट्रिक्ट, अगर मैं बेल के लिए कोई अमाउंट मैंने रख दिया 10 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, वो कहाँ से पे करेगा? राइट। तो मैं उसे अपनी गलती रियलाइज करने का मौका दूंगी। राइट। तो जो लॉ है वो बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, उसे एक मौका तो कम से कम देना चाहता है, वही दिया हमने यहाँ पर। राइट। तो बच्चों के लिए स्पेशल मैंने लॉ बनाया, क्या ये इक्वालिटी को वॉयलेट कर रहा है? मैं कहती हूँ ये इक्वालिटी को वॉयलेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जितना गलत दो इक्वल लोगों को अनइक्वली ट्रीट करना है, उतना ही गलत दो अनइक्वल लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे वर्ड एक साथ आए। लेट्स से ए तुम हो और ये बी है, ठीक है। तुम दोनों को दो दो एप्पल्स की भूख है, मेरे पास है 4 एप्पल्स। मैंने कहा कि ये लो बेटा तुम 3 एप्पल खाओ और तुम्हें एक ही मिलेगा। तुम दोनों को दो दो एप्पल्स की भूख थी, तुम्हें मैंने एक्स्ट्रा दे दिए 3 और उसको एक ही दिया बेचारे को। अब तुम्हारे पास सरप्लस बच गया, वो बेचारा अभी भी भूखा है। राइट। तो मैंने दो इक्वल लोगों को अनइक्वली ट्रीट करा। गलत है? गलत है। राइट। अब मान लो तुम्हें भूख ही 3 एप्पल्स की है और उसको एक ही एप्पल की भूख है। अब तुम अनइक्वल हो, तुम्हें 3 एप्पल की भूख है उसे एक ही है। मैंने कहा नहीं जी सबको दो दो मिलेंगे, ये लो तुम भी दो, ये लो तुम भी दो। अब उसके पास एक्स्ट्रा बच गया और तुम भूखे हो, है ना। तो इक्वल को अनइक्वली ट्रीट करना गलत है, तो अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना भी गलत है। अगर दो लोग हैं, दोनों अडल्ट हैं, दोनों ने चोरी करी, मैं एक को बोलूं जाओ तुम घर जाओ, दूसरे को बोलूं तुझे तो 10 साल की सजा दिलवा देती हूँ, गलत है। पर एक अडल्ट है जो सोच समझ के काम कर सकता है, और एक बच्चा है जिसने पता नहीं किस रीजन से क्राइम करा है, ठीक है, मासूम बच्चा है, वो भूख लगी थी उसने चोरी कर ली, दोनों को मैं अगर जेल भेज दूं 2-2 साल के लिए, तो ये भी तो गलत है ना। राइट। तो इक्वल्स को अनइक्वली भी नहीं ट्रीट करना और अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट नहीं करना है। दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे दो कंसेप्ट मेरे पास आ जाते हैं, क्लास लेजिस्लेशन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्लास लेजिस्लेशन कहता है कि बिना सोचे समझे आपने क्लास के लिए लॉ बना दिया। मैंने कहा ये क्लास भरी हुई है, 30 बच्चे हैं यहाँ पे, लेट्स से 15 लड़के हैं 15 लड़कियां हैं। मैंने कहा कि हम एक लॉ बनाएंगे, औरतें बहुत अनसेफ हैं बाहर समाज में, उनको लड़कियों को लोग छेड़ते हैं और उनके साथ जो है रेप कमिट करते हैं, उनको मार देते हैं, उनके साथ गलत हो रहा है औरतों के साथ। तो औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डू वी अग्री? औरतों को प्रोटेक्ट करना है, डू वी अग्री? वी अग्री। लड़कियों को घर में बंद कर देते हैं, जब रोड पे लड़कियां ही नहीं होंगी तो छिड़ेंगी कैसे वो, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, घर में बंद कर देते हैं उनको। सही है ये? पर हमने लड़कियों को प्रोटेक्ट तो कर दिया। पासपोर्ट नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है, मैंने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइट्स ही छीन लिए उनसे सारे, है ना। तो जब मैं किसी एक क्लास के लिए ऐसा लॉ बनाती हूँ जो सुनने में लग रहा है कि यार ये कुछ तो गलत करा आपने, आपकी इंटेंशन अच्छी है औरतों को प्रोटेक्ट करना है, पर औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें घर में बंद कर देना तो ज्यादा खराब है ना।
तो ऐसा लॉ जो मैंने एक क्लास के लिए बना दिया कि जाओ तुम्हारे लिए मैंने लॉ बना दिया है ना, वो लॉ समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये डिफरेंस क्यों करा मैंने क्लास का, वो कहलाता है क्लास लेजिस्लेशन। मैंने कहा कि देखो अगर किसी सेलिब्रिटी ने किसी को गाड़ी से उड़ाया तो उसको हम सिर्फ 3 दिन की जेल करेंगे, पर नॉर्मल बंदे ने किसी को गाड़ी से उड़ाया तो उसको 2 साल की जेल है। क्यों? भाई सेलिब्रिटी अगर जेल में रहेगा तो मूवी कौन बनाएगा, है ना? हमें मूवीज भी तो देखनी है। अगर हम त्योहार वाले दिन क्या करेंगे, मूवी ही नहीं बनेगी तो सेलिब्रिटीज को 3 दिन की जेल, नॉर्मल बंदे को 2 साल की जेल। डज इट मेक सेंस? ये लॉ सही है या नहीं है? नहीं सही है। तो ये लॉ क्या है? क्लास लेजिस्लेशन है। मैंने सेलिब्रिटीज की एक क्लास बनाई, उनके लिए लॉ बना दिया, पर वो लॉ जो है मेरा इक्वालिटी नहीं कर रहा, बल्कि और लग रहा है कुछ गलत कर रहा है, तो वो लॉ मेरा कहलाएगा क्लास लेजिस्लेशन। मैंने क्लास के लिए लॉ बनाया जो लॉ मेरा सही नहीं है। ठीक है। देन वी हैव रीजनेबल क्लासिफिकेशन, नाम में ही है रीजनेबल, समझ आता है क्यों करा होगा। मैंने अडल्ट के लिए अलग लॉ बनाया, बच्चे के लिए अलग लॉ बनाया, समझ आता है क्यों बनाया। इसके लिए बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। समझ आता है क्यों करा है? क्यों समझ आता है ये? क्योंकि देयर इज अ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। एक इंटेलिजेंट रीजन है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी इंटेलिजेंट रीजन कि क्यों लॉ बनाना है ना? कि मैंने अडल्ट को अलग क्यों ट्रीट किया, बच्चे को क्यों ट्रीट करा अलग। अडल्ट सोच समझ के एक्ट कर रहा है, बच्चा पता नहीं किस वजह से ये एक्ट उसने करा, शायद कुछ साइकोलॉजिकल उसको ट्रॉमा है, या वो इकोनॉमिक कोई रीजन है, या वैसे माहौल में पला बड़ा है। तो एक इंटेलिजेंट रीजन है कि मुझे इसकी क्लास अलग और इसकी अलग क्यों करनी है, राइट। और मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है लॉ का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मुझे क्या पूरा करना है, मुझे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव और इस इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी इंटेलिजेंट रीजन के बीच में है एक लिंक, लिंक यानी नेक्सस। ठीक है। तो जिस भी लॉ के अंदर एक इंटेलिजेंट रीजन है और वो इंटेलिजेंट रीजन जो भी ऑब्जेक्टिव है मेरे लॉ का उससे कनेक्ट कर रहा है, वो लॉ कहलाता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। मैंने कहा लड़कों की अलग क्लास, लड़कियों की अलग क्लास। ठीक है, क्योंकि लड़के अलग हैं, लड़कियां अलग हैं, समाज दोनों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ना? परपेट्रेटर जो है यूजुअली मेल होते हैं और विक्टिम यूजुअली फीमेल है। जब हम मोलेस्टेशन की बात अगर करते हैं तो यूजुअली, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़के ही परपेट्रेटर्स हैं, लड़कियां भी आजकल बहुत सशक्त हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, बाकी लोगों को छेड़ती हैं। तो और विक्टिम भी हमेशा लड़कियां नहीं है, कई बार लड़के भी छिड़ जाते हैं। तो आई एम बीइंग इक्वल हियर। यूजुअली मैंने कहा, जनरली अभी तक जो हमारे पास यूजुअल केसेस आते हैं उसमें परपेट्रेटर्स लड़के हैं, लड़कियां हमारी विक्टिम्स थी। तो इंटेलिजेंट रीजन है कि लड़कों के लिए अलग लॉ बनाऊंगी, लड़कियों के लिए अलग बनाऊंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे लड़कियों को सिक्योर करना है, सेफ करना है कि उनके साथ मॉलेस्टेशन ना हो। अब मैंने कहा लड़कियों के साथ मॉलेस्टेशन ना हो इसलिए लड़कियों को बंद कर दो घर में, क्या दोनों के बीच में कोई लिंक है? लड़कियों को प्रोटेक्ट करना था, लड़कियों को बंद कर दो। प्रोटेक्ट करना है, घर में बंद कर दो। प्रोटेक्ट करना है, बेसिक राइट्स छीन लो। क्या कोई लिंक है दोनों के बीच में? मतलब सेफ्टी के लिए वो कर रहे हो। पर क्या सेफ्टी के लिए उसके बेसिक राइट्स छीनना सही है? तो लिंक नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो रीजनेबल नहीं है। क्लासिफिकेशन कैसी है? क्लास लेजिस्लेशन है। ठीक है। तो जब भी मुझे पूछना है कि ये लॉ मेरा जो मैंने इसके लिए अलग बनाया, इसके लिए अलग बनाया, क्या ये सही करा मैंने अलग बना के, तो मैं पूछूंगी कि ये है या नहीं है। टैक्स पता है तुम्हें? टैक्स क्या होता है? टैक्स पता है? पैसे लेते हैं तुमसे सरकार हर चीज के लिए। तो टैक्स मैंने कहा कि देखो, जो लोग लेते 10 लाख से कम कमा रहे हैं उनसे मैं लूंगी सिर्फ 5% टैक्स, और जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं साल का उनसे लूंगी मैं 20% टैक्स। ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सोसाइटी से पैसा, आप किससे कमा रहे हो? सोसाइटी से ही कमा रहे हो। जो सोसाइटी से ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको सोसाइटी की सेवा करने के लिए ज्यादा देना भी चाहिए। भाई अगर मैं लेट्स से सोसाइटी से साल में 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो क्या चला जाएगा अगर मैं 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए उन्हें दे भी दूं कि ये लो वापस, 80 लाख मेरा प्रॉफिट, 20 लाख तुम्हारे भले के लिए, है ना? तो जिस जो ज्यादा कमा रहा है सोसाइटी से उसको सोसाइटी की सेवा भी ज्यादा करनी चाहिए। जो बेचारा कम कमा रहा है सोसाइटी से कम ही सेवा कर सकता है, नहीं तो उसके पास ही क्या बचेगा।
जो 5 लाख रुपए साल का कमा रहा है वो 20 लाख टैक्स तो नहीं भर सकता, पर हाँ जो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कमा रहा है वो तो 20% दे सकता है, राइट। तो मैंने अमीर लोगों की और गरीब लोगों की अलग अलग क्लास बनाई। तो क्या लिंक है इन दोनों के बीच में कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लूं मैं, गरीबों से कम टैक्स लूं? नहीं है। और टैक्स लॉ कैसे वर्क करता है, हैं? दोनों से सेम व्हाट? नो। दोनों से हम सेम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, हम अमीरों से ज्यादा टैक्स लेते हैं, क्योंकि आप ज्यादा ले रहे हो सोसाइटी से तो ज्यादा वापस करो। और देखो मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं, रिक्शे वाला कम मेहनत कर रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं खुद को और एक रिक्शे वाले को, वो बेचारा सुबह से शाम तक रिक्शा चला रहा है, ठीक है, फिजिकल लेबर कर रहा है, और मैं 8 घंटे 9 घंटे यहाँ पर हूँ, जिसमें लेट्स से मेरी 4 घंटे क्लास है, 4 घंटे मैं एसी में बैठी हूँ। तो उसके कंपैरिजन में मैं ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। मेहनत तो टेक्निकली वो ज्यादा कर रहा है। यहाँ पे अलग फैक्टर्स आ जाएंगे कि मैंने एजुकेशन ली है उसने नहीं ली है, बट व्हाट इफ कि उसके पास चांस ही नहीं था एजुकेशन लेने का, है ना, व्हाट इफ उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा थी, मुझे तो मेरे पापा ने पढ़ा दी, व्हाट इफ उसके फादर ही नहीं है। तो आप सिर्फ इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि ये मेहनत ज्यादा कर रहा है ये मेहनत कम कर रहा है। देखो मेहनत ज्यादा कर रहा है जो अमीर इंसान है, बिजनेसमैन है, मेहनत कर रहा है, पर वो पैसा भी तो बहुत ज्यादा कमा रहा है। वो मेहनत इतनी कर रहा है तो इतना पैसा कमा रहा है, मैं मेहनत इतनी कर रही हूँ तो इतना पैसा कमा रही हूँ। जब मेरे पास पैसे ही नहीं है ज्यादा तो मैं ज्यादा दूंगी कैसे? और अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा दे सकती हूँ मैं, राइट। और मैं तो कह ही नहीं रही ना कि आप अपना सारा पैसा मुझे दे दो, आपने मेहनत करी सारा मुझे दे दो, नहीं। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा उसमें से अमाउंट हमें दे दो, राइट। और हमें क्यों चाहिए टैक्स? हमें सोसाइटी में वेलफेयर करने के लिए चाहिए, रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं। इन्हीं रोड पर से वो अमीरों की गाड़ी निकलेगी, इन्हीं हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होगा, इन्हीं हॉस्पिटल में उनके बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पूरी सोसाइटी का भला कर रही हूँ जिसमें ये अमीर लोग भी हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव है मेरे लॉ का, और उसके पीछे एक इंटेलिजेंट रीजन है, और दोनों के बीच में नेक्सस है। तो ये जो टैक्स स्लैब मैंने बनाए हैं ये वैलिड है, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।